हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड चैप्टर को, जो है आलोक धनवा का। चैप्टर का नाम है पतंग। हम लोग पतंग चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे पहला चैप्टर था उसी तरीके से हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर को भी तैयार किया है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। और चलो स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड चैप्टर। तो देखो, सबसे पहले यहाँ आपको प्रसंग दिखाई दे रहा होगा। हर बार मैं आपको बोलता हूँ प्रसंग का मतलब, जब भी आप व्याख्या के क्वेश्चन करोगे ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। हम लोग इसीलिए कवर करते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मतलब ये जो चैप्टर है वो आपको क्या बताने वाला है, पतंग। ठीक है, देखो, प्रस्तुत काव्यांश हमारी जो पाठ्य पुस्तक है वो आरोह से लिया गया है। ठीक है, कौन सी कविता से? पतंग से। ठीक है, इसके जो कवि है वो कौन है? आलोक धनवा है। अब इस कविता में क्या बताया गया है वो देखो कि प्रस्तुत कविता में कवि ने मौसम के साथ प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों व बाल मन, जो एक बालक होता है उसका जो मन होता है, कि सुलभ चेष्टाओं मतलब इच्छाओं का जो सजीव चित्रण किया है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ कवि ने क्या कहा है। ठीक है, अब देखो, आपको कुछ शब्दार्थ दिखाई दे रहे होंगे। ये शब्दार्थ वो है जो इस कविता के अंदर आएंगे, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए हम लोगों ने इनको यहाँ कवर किया है। जैसे बादो मतलब बादोमास या अंधेरा, झुंड का मतलब समूह है, मुलायम का मतलब कोमल, बांस का मतलब लकड़ी, किलकारी का मतलब खुशी के अंदर चिल्लाना, कपास का यहाँ यूज़ हुआ है। इस शब्द का प्रयोग कोमल व नरम अनुभूति के लिए हुआ है। शरद का मतलब आप शरद ऋतु जानते ही हो। इशारों से मतलब संकेतों से, का मतलब रंग बिरंगी, नाजुक का मतलब कोमल, बेसुध का मतलब मस्त, पेंग बढ़ना मतलब झूला झूलना, लचीला वेग मतलब लचीली गति, रोमांचित मतलब पुलकित, रंध्रो मतलब सुराखों, मृदंग का मतलब ढोल जैसा वाद्य यंत्र, डाल मतलब शाखा, अक्षर मतलब प्राय, महज मतलब केवल या सिर्फ, सुनहले सूरज मतलब सुनहरा सूर्य। तो ये कुछ शब्दार्थ थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर है वो। देखो, सबसे पहले पद्यांश है आपका कि सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए। और तो देखते हैं हम लोग इसका क्या मतलब है। देखो, कवि क्या कहता है कि बरसात के मौसम में जो तेज बौछारें पड़ती थी वो समाप्त हो गई है। ठीक है, मतलब भादों के अंदर जो तेज बौछारें पड़ती थी वो खत्म हो गई है। तेज बौछारों और भादो माह की विदाई के साथ साथ ही शरद ऋतु का आगमन हो गया। भाई, सर्दियों का आगमन स्टार्ट हो गया है। अब शरद का प्रकाश फैल गया है। इस समय सवेरे उगने वाले सूरज में खरगोश की आंखों जैसी लालिमा होती है। ठीक, तो यहाँ पे सूरज को कंपेयर किया गया है किसके साथ? खरगोश की आंखों के साथ, कि अभी सूरज उगने वाला है तो उसके अंदर लालिमा कैसी है? खरगोश की आंखों जैसी लालिमा है। ठीक है, अब देखो, कवि शरद का मानवीकरण करते हुए कहता है, देखो शरद मतलब जो शरद ऋतु है, तो यहाँ कह रहा है कि शरद आया साइकिल चलाते हुए। तो यार, ऋतुएं जो मौसम होती है वो साइकिल नहीं चला सकता, लेकिन कवि क्या कर रहा है? उसका मानवीकरण कर रहा है, शरद को मानव बना दे रहा है। तो इसीलिए बोला गया है कि कवि शरद का मानवीकरण करते हुए कहता है कि वह अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए और जोर जोर से घंटी बजाते हुए पुलों को पार करते हुए आ रहा है। भाई, यहाँ हम लोगों ने पढ़ा है कि शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। तो इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चे को झुंड को बुला रहा है। तो आई होप ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा।
अब सेकंड देखो क्या है कि आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे जो पतली कमानी है वो उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। देखते हैं इसका क्या मतलब है। देखो कवि क्या कहता है कि शरद ऋतु के आगमन से उत्साह है, उमंग का माहौल है, ठीक है। शरद ने आकाश को मुलायम कर दिया है, भाई आकाश को इतना मुलायम कर दिया है ताकि पतंग ऊपर उड़ सके। वह ऐसा माहौल होता है कि दुनिया की सबसे हल्की और जो रंगीन चीज है वो भी उड़ सके, ठीक है। यानी जो बच्चे हैं वो दुनिया के सबसे पतले कागज व बांस की सबसे पतली कमानी से बनी पतंग उड़ा सके। इन पतंगों को उड़ता देखकर बच्चे सीटियां, किलकारियां मारने लगते हैं। भाई जब पतंग उड़ती है तो सारे यही करते हैं। इस ऋतु में रंग बिरंगी तितलियां भी दिखाई देने लगती हैं। देखो तितलियां की इतनी नाजुक दुनिया, बच्चे भी तितलियों की भांति कोमल व नाजुक होते हैं। तो यहाँ तितलियों का कंपैरिजन बच्चों से किया गया है। तो ये कुछ इजी सा पैराग्राफ है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखेंगे विशेष को। हम लोगों ने जो ये 2 पैराग्राफ पढ़े हैं इनके अंदर क्या विशेष है। देखो जो कवि है उसने बिंबात्मक शैली में शरद ऋतु का सुंदर चित्रण किया है, ठीक है। बाल सुलभ चेष्टा, बाल जो मन की जो इच्छाएं होती है उनका अनूठा वर्णन किया गया है। शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है, हम लोगों ने देखा। उपमा, अनुप्रास, लेस, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकारों का बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। लक्षणा शब्द का प्रयोग किया गया है और जो शब्दावली है वो मिश्रित है। तो आई होप विशेष आपको समझ में आ गया होगा। ये इसीलिए बताया गया है ताकि व्याख्या आए तो आपको कोई दिक्कत ना रहे। अब देखो कुछ प्रश्न देख लेते हैं। देखो शरद ऋतु का आगमन कैसे हुआ। तो शरद ऋतु अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए पुलों को पार करते हुए आया। वह अपनी साइकिल की घंटी जोर जोर से बजाकर पतंग उड़ाने वाले बच्चों को इशारों से बुला रहा है। सेकंड क्वेश्चन देखो, भादो मास के बाद मौसम में क्या परिवर्तन हुआ। भादो मास में रात अंधेरी थी, सुबह में सूरज का लालिमा युक्त प्रकाश होता है, चारों ओर उत्साह और उमंग का माहौल होता है। तीसरा क्वेश्चन देखो, पतंग के बारे में कवि क्या बताता है। पतंग के बारे में कवि क्या बताता है कि वह संसार की सबसे हल्की, रंग बिरंगी वह हल्के कागज की बनी होती है और इसमें लगी बांस की कमानी सबसे पतली होती है। फिर देखो बच्चों की दुनिया कैसी होती है। बच्चों की दुनिया उत्साह, उमंग, बेफिक्री की होती है। आसमान में उड़ती पतंग को देखकर वे किलकारी मारते हैं तथा सीटियां बजाते हैं और वे तितलियों के समान मोहक होते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं आगे का पद्यांश। देखो क्या है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध। यहाँ बच्चों के बारे में बात हो रही है। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। हम लोगों ने देखा था मृदंग मतलब एक ढोलक आता है, उसी की तरह एक यंत्र होता है बजाने का। जब वे पेंग भरते मतलब झूला झूलना हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग अक्सर, ठीक है। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। अब देखो क्या कहना चाहता है कवि। कवि कहता है कि बच्चों का शरीर क्या होता है, कोमल होता है, कपास की तरह। वे ऐसे लगते हैं मानो वे कपास की नरमी, लोच आदि लेकर पैदा हुए हो, ठीक है। उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए धरती भी लालायित रहती है। वह उनके बेचैन पैरों के पास आती है जब वे मस्त होकर दौड़ते हैं, ठीक है। दौड़ते समय उन्हें मकान की छतें भी कठोर नहीं लगती है। उनके पैरों से छतें भी क्या हो जाती है, नरम हो जाती है। भाई जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए। उनकी पदचापों से, पदचाप मतलब पैरों की आवाज़ से सारी दिशाओं में मृदंग जैसा मीठा स्वर उत्पन्न होता है। वे पतंग उड़ाते हुए इधर से उधर झूले की पेंग की तरह आगे पीछे आते जाते हैं और उनके शरीर में डाली की तरह लचीलापन होता है। भाई जब वे पेंग बढ़ते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग अक्सर, ठीक है।
फिर देखो, पतंग उड़ाते समय वे छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं, यहाँ उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होता, तो उनके शरीर का रोमांच ही उन्हें बचाता है। वे खेल के रोमांच के सहारे खतरनाक जगहों पर भी पहुंच जाते हैं। इस समय उनका सारा ध्यान पतंग की डोर के सहारे उसकी उड़ान व ऊंचाई पर ही केंद्रित रहता है, एक जगह पूरा ध्यान रहता है। ऐसा लगता है मानो पतंग की ऊंचाइयों ने ही उन्हें केवल डोर के सहारे थाम लिया हो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सारा जो मीनिंग है वो हम लोगों ने नीचे यहाँ लिख रखा है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और पूरा जो अर्थ है वो शब्दार्थ भी हम लोगों ने पहले दे रखे हैं। नॉर्मली एक बार भी पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। अब देखो, विशेष का मतलब अभी जो पद्यांश पढ़ा उसके अंदर क्या क्या विशेष चीज़ें हैं। तो देखो, कवि ने जो बच्चों की चेष्टा है उनका मनोहारी वर्णन किया है। ठीक है, मनोहारी मतलब मन को हरने वाला। यहाँ पे कौन कौन से अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है? मानवीकरण का, अनुप्रास का और उपमा का। और जो खड़ी बोली है उसके अंदर ये कविता अच्छी लग रही है। मिश्रित शब्दावली है और जो पतंग को कल्पना के रूप में यहाँ चित्रित किया गया है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, कुछ प्रश्न देख लेते हैं कि जो पृथ्वी है वो बच्चों के बेचैन पैरों के पास कैसे आती है। तो देखो, पृथ्वी बच्चों के बेचैन पैरों के पास इस तरह आती है मानो वह अपना पूरा चक्कर लगाकर आ रही हो। दूसरा देखो, छतों को नरम बनाने से कवि का क्या आशय है? छतों को नरम बनाने से कवि का आशय यह है कि बच्चे छत पर भी ऐसे तेजी से और बेफिक्र से दौड़ते हैं मानो किसी नरम एवं मुलायम स्थान पर दौड़ रहे हो, जहां गिर जाने पर भी उन्हें चोट लगने का खतरा नहीं है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो कि बच्चों की पेंग बढ़ने की तुलना के पीछे कवि की क्या कल्पना रही होगी। तो बच्चों की पेंग बढ़ने की तुलना के पीछे कवि की कल्पना यह रही होगी कि बच्चे पतंग उड़ाते हुए उनकी डोर थामे आगे पीछे यूं घूम रहे हैं मानो वे किसी लचीली डाल को, डाल मतलब शाखा को पकड़कर झूला झूलते हुए आगे पीछे हो रहे हो। ठीक है, फिर देखो, इन पंक्तियों में कवि ने पतंग उड़ाते बच्चों को तीव्र गतिशीलता व चंचलता का वर्णन किस प्रकार किया है। तो देखो, इन पंक्तियों में कवि ने पतंग उड़ाते हुए बच्चों की तीव्र गतिशीलता का वर्णन पृथ्वी के घूमने के माध्यम से और बच्चों की चंचलता का वर्णन डाल पर झूला झूलने से किया है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगर आप पद्यांश को ध्यान से पढ़ लेते हो तो ये सारे क्वेश्चन अपने आप ही आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारी कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। देखो, कवि क्या कहना चाहता है कि आकाश में अपनी पतंगों को उड़ते देखकर बच्चों के मन भी आकाश में उड़ रहे हैं। उनके शरीर के रोए भी संगीत उत्पन्न कर रहे हैं तथा वे आकाश में भी उड़ रहे हैं। कभी कभार क्या होता है कि वे छतों के किनारों से गिर जाते हैं परंतु अपने लचीलेपन के कारण वह बच जाते हैं। भाई, अगर वे कभी गिरते छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, ठीक है, उस समय उनके मन का भय समाप्त हो जाता है। तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। तो वे अधिक उत्साह के साथ सुनहले सूरज के सामने फिर आते हैं। और दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहें कि वे सुबह फिर पतंग उड़ाने आते हैं, उनकी गति और अधिक तेज हो जाती है। पृथ्वी और तेज गति से उनके बेचैन पैरों के पास आती है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके अंदर क्या क्या विशेष चीज़ें हैं कि बच्चे खतरों का सामना करके और भी साहसी बन जाते हैं, इस भाव की अभिव्यक्ति है। मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। अलंकार कौन कौन से हैं? मानवीकरण है, अनुप्रास और पुनरुक्ति है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, को समझ में आ गई होगी। अब देखो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि सुनहले सूरज के सामने आने से कवि का क्या आशय है। देखो, सुनहले के सामने आने का आशय है कि सूरज के समान तेजमय होकर
क्रियाशील होना तथा बाल शुभ क्रियाओं जैसे खेलना कूदना, उद्यम मचाना, भाग दौड़ करना आदि में शामिल हो जाना। फिर देखो, गिरकर बचने पर बच्चों में क्या प्रतिक्रिया होती है। अगर कोई बच्चा गिर जाता है, ठीक है, तो वो और निडर हो जाता है, उसका डर खत्म हो जाता है। देखो, गिरकर बचने के बाद बच्चों की यह प्रतिक्रिया होती है कि उनका भय समाप्त हो जाता है और वे निडर हो जाते हैं। अब उन्हें तपते सूरज के सामने आने से डर नहीं लगता, अर्थात वे विपत्ति और कष्ट का सामना निडरता पूर्वक करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखो, पैरों को बेचैन क्यों कहा गया है। पैरों को बेचैन इसीलिए कहा गया है क्योंकि बच्चे इतने गतिशील होते हैं कि वे एक स्थान पर टिकना ही नहीं चाहते। वे अपने नन्हे नन्हे पैरों के सहारे पूरी पृथ्वी नाप लेना चाहते हैं। फिर देखो, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, आज से स्पष्ट कीजिए। तो देखो, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं का आशय है बच्चे खुद भी पतंगों के सहारे कल्पना के आकाश में पतंगों जैसे ही ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। जिस प्रकार पतंगे ऊपर नीचे उड़ती है, उसी प्रकार उनकी कल्पनाएं भी ऊंची नीची उड़ान भरती है, जो मन की डोरी से बंधी होती। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा चैप्टर जो कि कंप्लीट हो चुका है। पतंग, आलोक धनवा का ये हमारा चैप्टर था और आई होप दोस्तों आप लोगों को ये पसंद आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। अगर कोई सजेशंस वगैरह हो तो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। दोस्तों, अगर आपको इसके अलावा कोई और चैप्टर जो पढ़ना हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और कमेंट करके ये ज़रूर बता दिया करो कि ये जो पोर्शन है या ये जो टॉपिक है वो आप लोगों को कैसा लगा, पढ़ने में समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।